मॉडल पेपर 2019 का 11 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 10 तक का क्वेश्चन पिछले पार्ट में मिला है, इसका सेकेंड पार्ट चल रहा है, इसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें शुरू करना है 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। करे कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम यानी लगभग की पवन गति का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारी पवन चक्कियां होती हैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती हैं, पवन चक्कियां होती हैं, ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, इसमें पंख ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये इनसे हम बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, पवन चक्कियों से। तो ये जो पवन चक्कियां हैं, इनके लिए जो वायु है, ठीक है, वायु जो है उसका वेग क्या होना चाहिए, न्यूनतम वेग, वो भी कैसा, तो न्यूनतम वेग। न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए जिससे यह जो पवन चक्की है, ठीक है, ये जो पवन चक्की है ये क्या करे, भली भांति कार्य करे। क्या करे, भली भांति कार्य करे। ठीक है, तो देखिएगा पवन चक्की को भली भांति कार्य करने के लिए, भली भांति कार्य करने के लिए जो वायु का वेग होगा न्यूनतम वेग, ठीक है, वो होता है 15 किलोमीटर पर आवर। न्यूनतम वेग है, इससे यदि कम होगा तो जो पवन चक्की होगी वो भली भांति कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो वेग होता है हवा का 15 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा वेग होता है कि जो हवा है यह जितने भी पेड़ पौधे हैं जो भी हैं उनको मतलब समझिए कि हिला डुला सकती है। ठीक है, ऐसा मतलब इतना वेग है। तो ये जो न्यूनतम वेग है हवा का, इतना जो ये न्यूनतम वेग है इस पवन चक्की को भली भांति चलाने के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा तो और अच्छा है, इससे कम होगी तो ये भली भांति कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हवा का ऐसा न्यूनतम वेग है कि इस समय ये जो क्या करती है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको गतिमान में ला सकती है, इतना। ठीक है, नहीं तो कुछ देखे होंगे तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता होगा, तो उससे नहीं। ठीक है, तो ये जो 15 किलोमीटर पर घंटा पर आवर है, यह पेड़ पौधों को जितनी भी हैं उनको अच्छी एक स्मूथली गतिमान में ला सकती है। और ये जो है इतना किलोमीटर पर आवर, ये जो न्यूनतम मान है हवा का, ये पवन चक्की को भली भांति चला सकता है। ठीक है, इससे कम होगा तो पवन चक्की काम नहीं कर पाएगी, बिजली उत्पादन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और पवन चक्की में पीछे ऐसा सेंसर लगा होता है, इसका डिजाइन बहुत ही मॉडर्न किया गया है कि ऐसे इसमें सेंसर लगा होता है, ये ऑटोमेटिक हमेशा चलती रहती हैं क्योंकि हवा तो कभी बंद होने वाली है नहीं। ठीक है, हाई ऊंचाई पे लगे भी रहते हैं, तो इसमें ऐसा सेंसर रहता है कि जिधर से हवा बहती है वो टर्न होके उधर उसका ये जो इसका जो पंख है उधर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ था। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 15 कूलाम आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो 15 कूलाम क्यू का जो मान दिया है ना, 1500 कूलाम जाते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं और निकलते हैं। तो ये नहीं कि 1500 प्रवेश करते हैं 1500 निकलते हैं तो कुल आवेश आप जोड़ देंगे, नहीं, ये प्रवेश और निकलने दोनों का मान होगा। ठीक है, 1500 निकल रहे हैं, ठीक है, 1500 प्रवेश हो रहे हैं, 1500 निकल रहे हैं। भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो 1500 प्रवेश करेंगे तो 1500 ही तो निकलेंगे। यानी क्यू का मान दिया इतना और समय दिया है टी बराबर कितना, 5 मिनट। 5 मिनट दिया ना, तो 5 मिनट को आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 6 30, 300 सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड। तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान होगा तो आपको पता है क्या होता है, पहले तो फार्मूला होता है I बराबर क्या, Q अपान T, आवेश की प्रवाह दर को धारा कहते हैं। आवेश कितने हैं भैया, 1500 बटे में समय कितना लग रहा है, तो 300 सेकेंड लग रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 15, यानी चालक तार में 5 एम्पियर की क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। कितने एम्पियर की,
5 एम्पियर की, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये बिल्कुल सिंपल था, समझ में आया है? समझ में आया है? ठीक है, इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल फार्मूले पे था ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर में कह रहा है कि यदि आवर्धन m बराबर +1 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, तो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा वस्तु के आकार का, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बी में कह रहा है प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का, सी में कह रहा है वस्तु का आकार बड़ा होगा प्रतिबिंब के आकार का, आभासी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का आकार। तो देखिएगा सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, m के मान पे, m के मान पे, m क्या है? हमारा आवर्धन है। ठीक है, आवर्धन। तो जब भी आपको आवर्धन दिया हो और पूछे कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि यदि m जो है बराबर है किसके? 1 के, m यदि 1 के बराबर है तो समझिएगा जो वस्तु होगी, वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई वो बराबर होगी किसके? प्रतिबिंब के लंबाई के, प्रतिबिंब के लंबाई के। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला ही होता है क्या? आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, होता है ना, वस्तु की लंबाई। तो देखिए जब m जो आवर्धन हो 1 हो, उस समय वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होगी। जैसे मान लीजिए इसकी भी लंबाई क्या है? हमारा x मीटर है और ये भी क्या है? x मीटर। तो कट के कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1। तो इसलिए कह रहे हैं जो m निकल रहा है 1, यानी जब m का मान 1 होता है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यदि यही आवर्धन, ठीक है, आवर्धन का मान क्या हो? 1 से बड़ा हो, क्या हो? 1 से बड़ा हो। तो देखिए ये इस फार्मूले से एक m का जो मान है 1 से बड़ा कब आएगा? 1 से बड़ा कब आएगा? जब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी ज्यादा होगी, वस्तु की लंबाई कम होगी तब, क्योंकि ज्यादा में कम से भाग करेंगे तभी तो 1 से ज्यादा आएगा। यानी जब आवर्धन आपका 1 से ज्यादा हो, उस समय क्या कंडीशन निकल सकती है कि जो प्रतिबिंब है, पहले इधर वस्तु लिख रहे हैं तो वस्तु लिखें। ठीक है, जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई वो क्या होगी? कम होगी किससे? सॉरी, कम होगी किससे? प्रतिबिंब की लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई से। ठीक है, और तीसरा बनेगा ये कि जब आवर्धन क्या हो? 1 से कम हो। ठीक है, 1 से कम हो तो उस समय क्या होगा? 1 से कम होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी। यानी वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई वो क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? प्रतिबिंब की लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई से। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कि कौन कैसा होगा। ठीक है, और बात करते हैं कि जब आवर्धन क्या हो? हमारा आवर्धन क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, आवर्धन क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस समय क्या होगा? ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि जब हमारा आवर्धन क्या होगा? आवर्धन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। कभी समझा दे रहे हैं कैसे। ठीक है, और जो हमारा m है वो क्या हो? निगेटिव हो, निगेटिव। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। ठीक है, आभासी होगा। देखिएगा कैसे। चिन्ह प्रपाटी का नियम समझे आप लोग? चिन्ह प्रपाटी का नियम बताएगा होगा। ठीक है, ये चिन्ह प्रपाटी का नियम आप लोग पढ़े भी होंगे। तो क्या होता है, ये जो आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x एक्सिस, y x डैश और ये y डैश होता है ना। तो कहते हैं कि जो x ये मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, तो 0 0 से x एक्सिस पे जाएंगे, यानी ये वाली दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और ये ऊपर वाली दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है,
ये वाली दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, और ये वाली दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, चलिएगा तो देखिए, यदि हमारा मान लीजिए वस्तु को तो हमेशा रखते हैं ऐसे, वस्तु को हमेशा ऐसे रखते हैं, यानी जो वस्तु की लंबाई होगी ऊपर है ना, तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो वस्तु की लंबाई होती है क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखिएगा जो प्रतिबिंब है, अब ये निगेटिव और पॉजिटिव होगा कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, दर्पण कैसा है, कहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है m बराबर प्लस 1.5 दिया है, प्लस में दिया है। ठीक है, लेकिन दर्पण नहीं बताया है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये भी नहीं बताया है। ठीक है, तो देखिएगा हम ले लेते हैं जो सामान्य अवस्था के लिए। ठीक है, तो यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आपको पता है कि क्या होती है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, नीचे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसे नीचे बनता है। ठीक है, तो नीचे बनता है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो निगेटिव ये होता है, प्रतिबिंब की दूरी किस में हो जाएगी, निगेटिव। ये होता है क्या, हमारा पॉजिटिव। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा m पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और m निगेटिव होगा यानी आवर्धन माइनस में होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब आप आसानी से मार सकते हैं ट्रिक। कह रहा है कि आवर्धन m बराबर दे दिया है कितना, प्लस 1.5, यानी m बराबर दे दिया है प्लस 1.5। ठीक है, अब देखिए ये जो m की वैल्यू है क्या है, इतना है, तो क्या ये 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1.5 5 पॉइंट ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा है। ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, यानी क्या होगा, जो वस्तु की लंबाई होगी वो छोटी होगी प्रतिबिंब की लंबाई से, यानी प्रतिबिंब का जो हमारा लंबाई है वो बड़ा होगा वस्तु की लंबाई से, और हमारा आवर्धन देखिए प्लस में दिया है, तो ये नोटेशन ये वाला मैच कर जाएगा, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑप्शन टिक कर सकते हैं आप लोग। क्या है, यदि आवर्धन m बराबर इतना है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है, ठीक है, वो बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप लोग, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 11, 12 और 13 तीनों का ही ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया है, चलेगा तो इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसको नोट करिएगा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3 दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो वायु के सापेक्ष वायु का, तो जल से वायु का। ठीक है, यानी वायु से जल का दिया है तो जल से वायु का पूछा है, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक तो फार्मूला होता है, यदि दोनों एक दूसरे को, यानी इसका सापेक्ष इसका पूछे फिर इसी को पलट के पूछ दे, तो उसका फार्मूला होता है कि ANW इंटू, यानी जो गुणनफल होता है इनका सापेक्ष अपवर्तनांकों का, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, फार्मूला। तो इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, या एक कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा तुरंत निकालने का। देखिए वायु के सापेक्ष जल का दिया है, आप पूछे जल, देखिए इसका दिया है, इसके सापेक्ष इसका दिया है, इसके सापेक्ष इसका पूछे ना, तो क्या करिए, जस्ट इसको पलट दीजिए। क्या करिए, पलट दीजिए। ठीक है, जस्ट उसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, WNA का मान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 नहीं है तो फार्मूले पे भी रख के देख लेते हैं। इसका मान दिया है कितना, 4/3 गुणे WNA का मान निकालना है बराबर 1। इसका मान निकालेंगे तो ये बटे में होगा जाके उसके, तो WNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4/3। आपको पता है बटे का बटा है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, नहीं कुछ नहीं, तो इसका 1/1 है, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा,
तो WNA बराबर कितना हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा हुआ 3 और इसका नीचे हुआ गुणा 4, यानी ये तो यही आ गया ना। तो जब भी A के सापेक्ष यानी Y के सापेक्ष जल का पूछा हो तो जल के सापेक्ष Y का पूछे तो जो मान दिया उसको क्या करिए, पलट दीजिए। क्या करिए, पलट दीजिए। ठीक है, यही ये तो बटा में दिया है तो पलट देंगे, नहीं तो यही यदि दशमलव में दिया होता, दशमलव में, तो क्या दशमलव में इसका क्या देता, 1.5 ही देता ना, 1.3 होता है, 1.33 ऐसे जाता है। ठीक है, तो 1.33 जाता है, तो इसका पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा, इसका पलटिए, तो कुछ नहीं 1.3 है, इसका कुछ नहीं बटा तो 1 है, इसको पलटेंगे तो 1 बटा में 1.3 हो जाएगा, फिर उसको कैलकुलेशन करके निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो सेम क्या है, इसको पलट दीजिए। क्या करिए, पलट दीजिए। ठीक है, तो 3/4 आया है, फार्मूले से भी देखिए 3/4 आया है, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, क्या बात है भाई, 4 क्वेश्चन जो है चारों का ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, जिसको सॉल्व करना है खुद से आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, और ऑप्शन को भी ठीक कर लीजिए, ना हो तो फिर हम लोग वीडियो को करके प्ले करके फिर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिएगा ऐसे करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपको भी सॉल्व करने की जो होगा हैबिट बनता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला कह रहा है कि नेत्र विशेषज्ञों द्वारा नेत्र लेंस की जो क्षमता है 2+2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो मतलब फोकस दूरी होगी। ऑप्शन के अनुसार फोकस दूरी ने पूछ रहा है, और आपकी जो क्षमता और फोकस दूरी में रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है, P बराबर होता है, यानी जो P बराबर होता है 1/f होता है। कब, जब जो f हो वो किस में हो, मीटर में। P बराबर एक और फार्मूला होता है 100/f, कब, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हम ऑप्शन के अनुसार करेंगे कि ऑप्शन में हमारा जो फोकस दूरी है किस में दिया है उसके अनुसार ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें P का मान दे दिया है कि +2.5 डायोप्टर है P का मान। ठीक है, +2.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी होगी, देखिए सारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकाली गई है, यानी ये जो फार्मूला है हमारा ये वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम f सेंटीमीटर में निकाले तो क्या हो जाएगा, 100 बटा में क्या हो जाएगा P। ठीक है, और यहाँ पे 100 P का मान दिया है कितना, 2.5, तो यहाँ से करिए क्या हो जाएगा 2.5, यानी दशमलव हटाइए तो क्या हो जाएगा 1000 अब बटे में 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 तो कट गया, एक जीरो बचा ना, तो जीरो लास्ट में लगा दीजिए। अब ये फोकस दूरी किस में आई है, सेंटीमीटर में। किस में आई है, सेंटीमीटर में। हमारा जो इसकी क्षमता थी किस में थी, प्लस में थी। किस में थी, प्लस में थी ना, ये प्लस में था, तो ये फोकस दूरी भी हमारा किस में आएगा, फोकस दूरी भी हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो यदि सिंबल दिया हो तो सिंबल को रखिए, नहीं तो नहीं दिया है तो आपको पता ही प्लस दिखाते नहीं है, वो छुपा रहता है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर। हाँ, ये है कि इस चिन्ह के साथ हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है। ठीक है, तो देखिए प्लस में आया है तो फोकस दूरी हमारी प्लस में, तो कौन सी लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, कौन सी लेंस की फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होती है। तो दर्पण का और लेंस का चिन्ह प्रपाटी का नियम मैंने हर बार बताया, जब भी आता है तो चिन्ह प्रपाटी का नियम मैंने कहा है कि दोनों का सेम होता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण का होगा वो अवतल लेंस का होगा, जो उत्तल दर्पण का होगा वो उत्तल लेंस का होगा, चिन्ह प्रपाटी का नियम। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे फोकस दूरी किस में आया है, पॉजिटिव में, यानी जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा होगा, लेंस, जो हमारा लेंस होगा वो कौन होगा, उत्तल लेंस। कौन होगा, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, +40 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नोट करिएगा दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, नोट करिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा, जिसको नोट्स बनाना होगा वीडियो को पॉज कर नोट करते जाइएगा। ठीक है, और जो नोट्स बना रहा है वो क्वेश्चन जब भी आपको दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना शुरू करिए, रफ पे कहीं। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं 16 नंबर। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम बनाया है,
चलिएगा उसको सॉल्व करते हैं। तो हम भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम ऐसे है कुछ, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या लगा दिया, हमारा वोल्ट मीटर लग गया है, ठीक है। इसका वोल्टेज माप रहे हैं और इधर हमारा अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इधर हमारा अमीटर लगा हुआ है। आपको पता है कि अमीटर श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, ये तो बात सबको पता होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें बताना है। किसका? इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है। इसका मान दिया है कितना, तो 2 4 6, यानी ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है, ठीक है। और ये कितना वोल्टेज दे रहा है बैटरी, तो 10 वोल्टेज की है बैटरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओम का ही नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा? ओम का, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो परिपथ वोल्टेज और धारा में संबंध दिए था, ठीक है। और उन्होंने बताया भी था कि किसी भी मतलब चालक तार के भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, जैसे ताप दाब को, तो उसमें जो बहने वाली धारा है वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले तो ये पता कर ले कि इसमें कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी। तो यहाँ से V बराबर दिया है कितना, 10 वोल्ट, और I का मान हमें निकालना है, और R बराबर दिया है कितना, श्रेणी में है 3 है तो श्रेणी में है, ये R1 है, ये R2 है और ये समझिए क्या हमारा R3 है। और किस क्रम है, ये श्रेणी क्रम में। तो R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ दीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 ओम। कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, V अपान R। V का मान कितना है, 10 बटे में 12, यानी इतना एम्पियर की क्या होगी धारा, सॉरी I लिख रहे हैं, इतना एम्पियर की क्या होगी इस परिपथ में धारा बहेगी, ठीक है। यानी इसमें जो धारा बहेगी कितनी होगी, 10 बटे 12 एम्पियर की। यानी जो हमारे ये रीडिंग देगा अमीटर, वो कितने का देगा, 10 बटे 12 एम्पियर। फिर इसको कटा पिटा के पॉइंट में ला लीजिएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं कटाया कि फिर हमें तो V का मान निकालना है, तो V का मान निकालना है, फिर कैलकुलेशन के लिए मैंने उतना रख दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें इस प्रतिरोध का वोल्टेज मापना है, इसलिए इसके सिरों के बीच लगाया गया है, क्योंकि जिसके बीच यानी जिसका हमें वोल्टेज निकालना रहता है, लगाते हैं जहां से जिस बिंदु पे निकालना रहता है, ठीक है। देखिए वोल्टेज 2 बिंदुओं पे ही निकलेगा, किसी एक बिंदु पे निकालेंगे तो वोल्टेज शून्य बताएगा, क्योंकि वहां पे वोल्टेज समान होगा। वोल्टेज जो होता है अंतर को बताता है, अंतर के लिए 2 बिंदु होना जरूरी है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है। तो भाई धारा जो बह रही है 10 बटा 12 एम्पियर की, तो 10 बटा 12 एम्पियर इसमें भी, यानी धारा वहीं जाएगी, इसमें भी वहीं धारा इसमें भी जाएगी, और वहीं धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी, ठीक है। तो धारा इतनी जा रही है, धारा इतनी जा रही है। वोल्टेज कितना है हमारा, 10 वोल्टेज तो इधर है, यहाँ पे बताना है इसके बीच, यानी वोल्टेज देखिए अलग अलग हो जाएगा। श्रेणी क्रम में यही तो बताया गया होगा आप लोगों को कि श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता है, वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, और समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो जाता है, वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। इसलिए हम इस प्रतिरोध का निकाल रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो धारा तो आपको पता चल गया, धारा का बंटवारा नहीं होगा तो धारा निकाल लिए, इतना एम्पियर की धारा बह रही है इस प्रतिरोध में। इस प्रतिरोध का मान कितना दिया है, यानी R का मान हो गया 6 ओम, 6 ओम। धारा इसमें कितना बह रही है, तो 10 बटा 12 एम्पियर की। तो V का मान निकाल लेंगे, फिर वहीं ओम का नियम लगा के क्या हो जाएगा, V बराबर होता है हमारा क्या, I इंटू R। I कितना है, तो अभी निकाले हैं 10 बटा 12 गुणे R का मान कितना है, तो कौन से प्रतिरोध का निकाल रहे हैं विभवांतर, 6 ओम वाले, तो 6 लिख दीजिए, यहाँ से कटा दीजिए, 6 कम में 6, 6 दूना 12, 2 5 10, यानी वोल्टेज कितना बचता 5 वोल्ट का। यानी जो हमारा ये जो हमारा ओम है, प्रतिरोध है 6 ओम का, इसके सिरों पे विभवांतर कितना रीडिंग होगी, तो हमारी 5 वोल्ट की। कितनी होगी, 5 वोल्ट की, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 5 वोल्ट, 16 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी हमारा 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, तो इधर 16 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
बात समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल था, ओम के नियम पे ही ये लग जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, ना समझ में आई हो तो एक बार पुनः रिवर्स करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है आप लोग भी बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे एक ही बार में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा इतना। चलिएगा 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कर रहा है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है। जो विद्युत फ्यूज होते हैं, फ्यूज, वो किस पे आधारित हैं? ऑप्शन में कह रहा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन को पढ़ते ही आप लोग, कई लोग ऑप्शन गैस भी कर लेंगे, जो जिसको नहीं भी पता होगा वो गैस कर लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, आपको सब ये तो सबको पता होगा फ्यूज क्या होता है। फ्यूज लगा होता है सबसे पहले, यानी उसको लाइव तार में लगाया जाता है, मेन में लगाया जाता है। ठीक है, और उसको यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ने से पहले यानी उसको पहले लगाया जाता है, ताकि हाई वोल्टेज आए तो वो क्या करे, धारा के प्रवाह को बंद कर दे। तो हाई वोल्टेज आएगी तो क्या होगी, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ज़्यादा ऊष्मा होगी तो जो फ्यूज होता है वो कम गलनांक का होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, गल के टूट जाता है। तो गलेगा कब, क्योंकि उससे ज़्यादा हीट होगा, ऊष्मा होगा। अर्थात जो फ्यूज होता है वो किस पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। आपको चैप्टर में पढ़ाया भी गया होगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में, तो फ्यूज के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, कि कौन कौन से जो ये यंत्र हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। आपके घरों में भी है, क्या है, हीटर, प्रेस देखे होंगे, जो आजकल देख रहे हैं कि रूम हीटर आ रहे हैं, पानी को गर्म करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, गीजर आ रहे हैं, तो सब किस पे आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, तो जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज, ठीक है, वो किस पे आधारित है हमारा फ्यूज, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। तो जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज, वो किस पे आधारित होता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय मान पे, ऊष्मीय प्रभाव पे, ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, ऐसे पे हमारा जो आते हैं क्या, हीटर, आपका प्रेस आ गया, आयरन। ठीक है, आयरन हो गया आपका, और क्या हो गया, रूम हीटर हो गया, रूम हीटर, और क्या है, रूम हीटर, और क्या है, ये आपका जो पानी को गर्म करने वाले हैं, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूज किस पे आधारित है हमारा, ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है भाई, बी और सी की ही बारी है क्या आज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 17 का भी। ठीक है, चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, ये थोड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः, ठीक है, लंबाई व त्रिज्या, यानी सबसे पहले लंबाई में अनुपात, यानी L1 संबंधे L2 में अनुपात कितना दिया है, तो 3 संबंधे 4 दिया है। और उनके त्रिज्या में अनुपात, यानी त्रिज्या R1 संबंधे R2 में अनुपात कितना दिया है, तो आपका दिया है 3:2, यही है ना। और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यह भी का मान दिया, यानी 6 वोल्ट जो बैटरी है उसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम मतलब इनका जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन है, यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि विद्युत धाराओं का अनुपात होगा, विद्युत धाराओं का अनुपात, मैंने बताया ना कि जब समांतर क्रम में जुड़ता है प्रतिरोध, भाई तार है तो तार का भी प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जुड़ता है तो धारा का बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज का बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, तो धारा का बंटवारा हो जाएगा तो वही बताना है कि पहले तार में कितनी धारा बहेगी और दूसरे तार में कितनी धारा बहेगी, यानी हमें I1 रेशियो I2 का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिएगा तो निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो आपको ओम का नियम पता है, क्या है, V बराबर I इंटू R। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R, V अपान
आर। यदि हम भी को कांस्टेंट मान लें, क्योंकि दोनों तारों के लिए तो सेम होगा, तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो यहाँ से आई प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। ठीक है, 1/r आ जाएगा। आपको मैंने बताया है, जब भी पढ़ाया थ्योरी, ठीक है, जितने लोग हमारी थ्योरी वीडियो देखे होंगे वो यूपी पॉलिटेक्निक में पढ़ाए गए, तो मैंने इसका अनुपात रेशियो निकालना बताया है जब दो वैल्यू हो। ठीक है, जैसे I1 और I2 हो तो कैसे निकालते हैं, तो इसका I1/I2 का मान निकालना हो, और रेशियो का मतलब बटा ही होता है। ठीक है, तो मैंने बताया यदि व्युत्क्रमानुपात समानुपात में है, सीधा सीधा में है तो 1:2 तो 1:2 चलता है, यदि व्युत्क्रमानुपात में है तो उल्टा हो जाता है, जैसे 1:2 है तो 2:1 हो जाता है। क्या हो जाता है 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा तो क्या है R है ना, तो यहाँ से R1/R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम R1/R2 की वैल्यू निकाल लें तो डायरेक्ट यहीं पे रख के उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। आपको फार्मूला पता है, R बराबर होता है रो L/A, ये तो फार्मूला पता है। ठीक है, अब इसमें भी फार्मूला आपको पता होगा, इसको और आगे बढ़ाएंगे, यानी A बराबर होता है आपका एरिया बराबर πr², यानी यहाँ से हम R बराबर लिख सकते हैं रो L/πr², लिख सकते हैं। देखिए हमें इसका अनुपात दिया है और इसका अनुपात दिया है, तो हम ये दो वैल्यू को कांस्टेंट मान लेंगे। एक्चुअली में है भी एक कांस्टेंट, पाई भी हमारा एक कांस्टेंट है, रो भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से R जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/R के, L/R के। यदि इसको हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करें तो यानी इसी को हम सेपरेट करें दो भागों में तो क्या आ जाएगा, एक बार देखेंगे तो R, और दूसरा क्या हो जाएगा R व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/r², 1/r²। ठीक है, 1/r²। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने निकाला है, जैसे मैंने बताया कि यदि समानुपात में हो व्युत्क्रमानुपात में, तो मैंने बताया कि जब दो यूनिट लेते हैं I1 और जैसे 1:2 लेते हैं या A भी लेते हैं, तो जो निकालते हैं तो 1:2 यानी 1:2, तो इधर भी यदि समानुपात में होता है तो 1:2, अब व्युत्क्रमानुपात में है तो 2:1, 1:2 तो 2:1 होता है। ठीक है, मैंने समझाया है थ्योरी में जब पढ़ाया गया होगा, ऐसा जब भी आया है तो समझाया हूँ मैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसी तरह इसका निकालेंगे तो कंबाइन निकाले, यहाँ से कंबाइन निकाल लेते हैं, इसका और इसका क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा, इसका निकाले तो L1/L2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी R1/2 का निकाल रहे ना, तो R1/R2 का मान। ठीक है, क्योंकि R1 इसका ही मान पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो R1/R2 बराबर, तो ये समानुपात में है, ये 1:2 चल रहा है तो समानुपात में भी तो ये भी 1:2 चलेगा। ठीक है, गुड़े अब R की वैल्यू है स्मॉल r की यानी त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या हमारा प्रतिरोध से व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में तो ये 1:2 चल रहा है तो ये 2:1 चलेगा, यानी R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी रखी है यहाँ पे दी रखी है। ठीक है, कि ये L1 की वैल्यू है 3 और ये L2 की वैल्यू है 4, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या R1/R2 बराबर L1 की वैल्यू कितना है 3, तो 3 बटा में L2 की वैल्यू कितनी है 4 गुड़े R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर है ना, R2 का स्क्वायर, तो R का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब बटे में पहले R2 का मान रखना है, तो R2 का मान कितना है 2 है ना, R2 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब बटे में R1 का मान कितना है 3, R1 का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 का में 3 लिखे 9, यानी यहाँ से R1/R2 बराबर कितना आ गया 1/3, यानी ये R1 का मान है, ये R2 का मान है। ठीक है, तो यहाँ से हमें I1 और I2 का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो I1/I2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 का मान कितना है 3 है, अब बटे में R1 का मान कितना है 1, ऐसी को रेशियो में बटे का मतलब होता है रेशियो, यानी I1/I2 बराबर कितना हो जाएगा 3:1। तो देखिए ये कहीं दिया है ऑप्शन में 3:1, कौन सा क्वेश्चन है 18 ना, 3:1, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 18 है इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल था, आपको समानुपात और व्युत्क्रमानुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो जाएगा।
फार्मूला ये सबको पता है। यहाँ से ए को मैंने सेपरेट कर दिया है और यहाँ से दो वैल्यू जो पाई और रो है इसको कांस्टेंट मान लिए। कांस्टेंट मान लेंगे तो समझिए ये इसको हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल अपन आर स्क्वायर। इसको भी सेपरेट कर दी तो समझिए आर जो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल के होगा और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा 1 अपन आर के व्युत्क्रमानुपात होगा। ठीक है, यहाँ पे समानुपात, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि जब समानुपात और व्युत्क्रमानुपात होता है तो दो लें। ठीक है, दो वैल्यू लें तो कैसे अनुपात निकालते हैं। तो यदि समानुपात में है तो 1:2 चलता है तो 1:2 चलता है, अब व्युत्क्रमानुपात होता है तो 1:2 तो 2:1 चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात था तो 2:1 आया है, लिखे हैं, और ये इसी की वैल्यू पता चले तो हमें इसी का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ से निकाल लीजिए R1 और R2 का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानुपात में है तो ये 1:2 चला है तो ये भी 1:2 चलेगा, ये व्युत्क्रमानुपात है तो 2:1 चला है। ठीक है, इनका स्क्वायर है और यहाँ से इनकी वैल्यू दी है क्योंकि क्वेश्चन में अनुपात दिया है, तो ये L1 का मान है, ये L2 का मान है, ये R1 का मान है, ये R2 का मान है। ये वैल्यू रख के वहां से R1 अपन R2 का मान निकालना है, कितना 1/3, तो ये R1 का मान है, ये R2 का मान है। ठीक है, और यहीं से रख देंगे इसमें तो निकल के अनुपात चलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। नोट करिएगा, फिर अगला देखते हैं सवाल, नोट करिए इसे। चलिए अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। वाहनों की हेडलाइट में तो एक्चुअली यूजेस में भी बताया गया हो कि हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करते हैं भाई। हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि जो आपकी कारें होती हैं, ठीक है, तो इसमें जो हेडलाइट होता है इसमें हम अवतल दर्पण लगाते हैं समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको किरण का जब प्रतिबिंब बनने का जो नियम बताया गया हो उसमें बताया गया होगा कि जो किरणें होती हैं, ठीक है, क्या बताया गया कि जो समांतर आती हैं वो कहाँ से जाती हैं, तो फोकस से जाती हैं, और जो फोकस पे आती है, जो किरण फोकस पे ऐसे गिरती है तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें लगाया जाता है कि इसमें जो लाइट लगाया जाता है ना, लाइट, तो जो हमारा मान लीजिए हेडलाइट है, इसमें हमारा ये अवतल दर्पण लग गया। कौन सा दर्पण लग गया, अवतल। इसमें जो बल्ब लगाते हैं तो देखे होंगे तो बल्ब कुछ दूर आके ऐसे बल्ब रहता है, ठीक है, ऐसे बल्ब रहता है। तो जो बल्ब रहता है ऐसा लगाया जाता है कि इसके समझिए फोकस पे हो। अब फोकस पे रहता है तो जब इसमें जलाते हैं तो जो इससे प्रकाश निकलता है सब कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब फोकस से जाके क्या हो जाएगा, ये इस नियम से फोकस पे पड़ेगा। फोकस पे जो यानी समझिए जो फोकस से किरण जा रही है, ये फोकस पे आ रही है, तो समझिए फोकस से जो जाएगी वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जो भी फोकस है या फोकस पे ही रखा जाता है इस बल्ब को, और जो भी इससे किरणें निकलती हैं इसे अवतल दर्पण से टकरा के क्या हो जाती हैं, समांतर किरण पुंज बना देती हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज बना देती हैं इसे। ठीक है, इसीलिए दूर तक चली जाती हैं, जैसे दूर के देखना हो ऐसी को देखे होंगे आप लोग को कि कभी झुका देते हैं कभी उठा देते हैं। तो इस बल्ब इसी को क्या करते हैं, इस बल्ब यहाँ पे रहता है कुछ, ठीक है, उसे एडजस्ट करते हैं, आगे लगा रहता है। ठीक है, चलिएगा, तो समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। जो उसमें बल्ब होता है वो फोकस पे ही रखा जाता है उस अवतल दर्पण के, ठीक है, ताकि उससे जो किरणें निकलेंगी वो फोकस होकर जाएंगी और जब परावर्तन होगा तो वो समांतर किरण पुंज बना देंगे। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, हमारा अवतल दर्पण। ऐसे भी बताया गया वाहनों में हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग लेंस को तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्या करे इसमें कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो कंडीशन बताई गई होगी आप लोग को जब थ्योरी पढ़ाया गया होगा कि
जो दर्पण है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में भी सदैव, सदैव जो होता है हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब। और एक कौन सा दर्पण है, तो हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी सदैव सीधा और सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमारा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण है। ठीक है, दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपका समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसमें सदैव ही क्या मिलेगा आपको, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और सदैव ही सीधा मिलेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये कि जो समतल दर्पण है इसमें जो वस्तु है, वस्तु वो बराबर, यानी जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसका जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है। सदैव क्या होता है, एक होता है। यहां से इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब, यानी इसमें जो वस्तु है वो सदैव छोटी होती है, किससे, प्रतिबिंब से, अरे सॉरी, सदैव बड़ी होती है, किससे, प्रतिबिंब से। यानी जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से छोटा बनता है, अर्थात यहां से जो इसका m होता है, ठीक है, वो क्या आता है, कम आता है एक से। क्या आता है, कम आता है एक से। तो यहां से इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। ठीक है, तो यहां से हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। ठीक है, यदि यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी न देता, ठीक है, तो ये जो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिया है इसमें से जरूर किसी को लेंस बना देता। ठीक है, यानी उत्तल लेंस बना देता, समतल लेंस या उत्तल लेंस बना देता। ठीक है, समतल लेंस जो नहीं होता है वो एक, हम उसको कांच का टुकड़ा कह देते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ऐसे देता है। बात समझ में आई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो वीडियो है आप लोग को इसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे एक बार रिवर्स करके वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसके बाकी क्वेश्चन 10 हैं उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।